बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाक वतन टीवी और मैं हूं फहद करीम। पेश है अब तक की खास खबरें। मुल्क में रमजान मुबारक 1445 हिजरी का चांद नजर आ गया। बरोज मंगल पहला रोजा और आज पहली तरावी होगी। रमजान मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रवायत हिलाल कमेटी का इजलास पेशावर में चेयरमैन कमेटी मौलाना अब्दुल कबीर आजाद की ज़रिए सदारत हुआ। रमजान मुबारक का चांद देखने के लिए मुल्क भर में जोनल कमेटी के इजलास भी हुए। मरकजी रवायत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल कबीर आजाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऐलान किया कि मुल्क में चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई हैं। उन्होंने बताया कि लाहौर, सवात, दीर, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों से रवायत हिलाल की शहादत मौसूल हुई, जिसके बाद मुत्तफिका फैसला किया गया कि मुल्क में बरोज मंगल यकम रमजान होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना की तकर्रुरी के लिए सदर ममलिकत को नाम तजवीज़ कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 19 अरकान के बतौर वफाकी वज़ीर तकर्रुरी की तजवीज़ दे दी। शहबाज शरीफ की जानिब से सदर ममलिकत को भेजी गई तजवीज़ में कहा गया है कि ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, राना तनवीर, आज़म नज़ीर तारड़ को बतौर वफाकी वज़ीर तकर्रुर किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना की तकर्रुरी के लिए सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी को नाम तजवीज़ कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 19 अरकान के बतौर वफाकी वज़ीर तकर्रुरी की तजवीज़ दी है। शहबाज शरीफ की जानिब से सदर ममलिकत को भेजी गई तजवीज़ में कहा गया कि ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, राना तनवीर, आज़म नज़ीर तारड़, चौधरी सालिक हुसैन और अब्दुल अलीम खान को बतौर वफाकी वज़ीर तकर्रुर किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की समरी में जाम कमाल, अमीर मुकाम, अवैस तगारी, अताउल्लाह तारड़, खालिद मकबूल सिद्दीकी, कैसर शेख और रियाज पीरज़ादा को भी वफाकी काबीना में शामिल करने की तजवीज़ पेश की है। इसके अलावा शहबाज शरीफ ने आहद चीमा, मोहम्मद औरंगज़ेब, इसहाक डार, मुसादिक मलिक और मोहसिन नकवी को भी वफाकी काबीना का हिस्सा बनाने की दरख्वास्त की है। जबकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने शिज़ा फातिमा को वज़ीर ममलिकत बनाने की समरी भी सदर पाकिस्तान को इरसाल की है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक ख्वाजा आसिफ को दिफा और एहसन इकबाल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का क़लमदान दिए जाने का इम्कान है, जबकि खालिद मकबूल सिद्दीकी को साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आज़म नज़ीर तारड़ को क़ानून, इंजीनियर अमीर मुकाम को कम्युनिकेशन या आबी वसाइल में से कोई एक वजारत मिलने का इम्कान है। अता तारड़ को वज़ीर इत्तलात, रियाज हुसैन पीरज़ादा को वजारत बैनुल-सूबाई राब्ता और सालिक हुसैन चौधरी को हाउसिंग की वजारत दिए जाने का इम्कान है, जबकि अब्दुल अलीम खान को भी कोई एक वजारत दी जाएगी। ज़राए का बताना है कि सेनेटर इसहाक डार वजारत ख़ारिजा और सेनेटर मुसादिक मलिक को एनर्जी और पेट्रोलियम का वज़ीर बनाया जा सकता है, जबकि 3 मुशीरों को भी वफाकी वज़ीर बनाया जाएगा। मोहम्मद औरंगज़ेब को वज़ीर ख़जाना, आहद चीमा को मुशीर बर एस्टाब्लिशमेंट डिवीजन और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी को वज़ीर दाखिला बनाया जा रहा है। ज़राए का बताना है कि पहले मरहले में तजवीज़ करदा नाम सदर की मंजूरी के बाद आज ही अपना क़लमदान संभाल लेंगे, जबकि दूसरे मरहले में मुस्लिम लीग नून और MKM के अरकान को मज़ीद वजारतें दी जाएंगी। MKM के सेनेटर फैसल सब्ज़वारी को पोर्ट एंड शिपिंग की वजारत दिए जाने का इम्कान है। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सहाफ़ियों को FIA के नोटिस दिए जाने और हिरासत किए जाने के खिलाफ केस की समाअत की। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने IG इस्लामाबाद पर शदीद बरहमी का इजहार किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने सहाफ़ियों को हिरासत करने के खिलाफ केस की समाअत के दौरान सख्त बरहमी का इजहार किया है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सहाफ़ियों को FIA के नोटिस दिए जाने और हिरासत किए जाने के खिलाफ केस की समाअत की। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने IG इस्लामाबाद पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि एक जुर्म की रिकॉर्डिंग मौजूद है, इन मुल्ज़िमान का सुराग नहीं लगा सके। उन्होंने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, ये किस किस्म की IG हैं, इन IG को हटा देना चाहिए। 4 साल हो गए, क्या आपको 4 सदियाँ चाहिए? चीफ जस्टिस ने IG इस्लामाबाद से कहा कि पूरा मुल्क आपकी कारकर्दगी देख रहा है। IG इस्लामाबाद के रवैये से लगता है कि वह सहूलतकारी कर रहे हैं। किसी सहाफ़ी को गोली मार दो, किसी पर तशद्दुद करो, किसी को उठा लो, सेफ सिटी कैमरे ख़राब हो जाते हैं। समाअत के दौरान बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने अदालत को बताया कि असद तूर इस वक्त जेल में हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि असद तूर जेल में क्यों हैं। इस पर बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने बताया कि असद तूर के खिलाफ एक FIR दर्ज है। चीफ जस्टिस ने कहा कि असद तूर के खिलाफ मुकदमे में संगीन नौयत की दिफात आयद की गई हैं। हसास मालूमात समेत आयद दीगर दिफात का इत्तलाक कैसे होता है। इंक्वायरी नोटिस में लिखा गया कि अदलिया के खिलाफ मुहिम पर तलब किया जा रहा है, जबकि FIR में अदलिया के खिलाफ मुहिम का जिक्र तक नहीं। ये तो अदलिया के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई गई है। चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा ने कहा क्यों ना FIA को तौहीन अदालत का नोटिस दे दें। सुप्रीम कोर्ट के किसी जज ने FIA को शिकायत की, ना रजिस्ट्रार ने। सुप्रीम कोर्ट का नाम इस्तेमाल करके तासुर दिया गया जैसे अदलिया के कहने पर कार्रवाई हुई। इस तरह तो आवाम में अदलिया का इमेज ख़राब होगा। चीफ जस्टिस ने सवाल किया
کہ کیا ہم اب عدلیہ کو بدنام کرنے پر ایف آئی اے کے خلاف کارروائی کروا سکتے ہیں؟ ایف آئی اے کے متعلقہ افسر خود عدلیہ کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں۔ آئی ایس آئی کا نمائندہ جے آئی ٹی میں کیسے شامل ہو سکتا ہے؟ آئی ایس آئی انٹیلیجنس ایجنسی ہے، قانون نافذ کرنے والا ادارہ نہیں۔ قانون کا نفاذ آئی ایس آئی کا دائرہ اختیار نہیں۔ فواد چودھری نے دعویٰ کیا ہے کہ شہباز شریف اگر مولانا فضل الرحمان کو مینج نہ کر پائے تو حکومت نہیں چل پائے گی۔ احتساب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے فواد چودھری کا کہنا تھا کہ ہم بھی فارم 47 کے ایم این اے ہو سکتے تھے، لیکن ہمارا اپنا راستہ ہے، اسی کی تو سزا مل رہی ہے۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ سب کیسز ختم ہوں گے تو 9 مئی واقعات پر کیسز شروع ہو جائیں گے۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے دعویٰ کیا ہے کہ شہباز شریف اگر مولانا فضل الرحمان کو مینج نہ کر پائے تو حکومت نہیں چل پائے گی۔ احتساب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے فواد چودھری کا کہنا تھا کہ ہم بھی فارم 47 کے ایم این اے ہو سکتے تھے، لیکن ہمارا اپنا راستہ ہے، اسی کی تو سزا مل رہی ہے۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ سب کیسز ختم ہوں گے تو 9 مئی واقعات پر کیسز شروع ہو جائیں گے۔ حکومت چلنے سے متعلق سوال پر فواد چودھری کا کہنا تھا کہ شہباز شریف اگر فضل الرحمان کو سنبھال نہ کر پائے تو حکومت نہیں چل پائے گی۔ سابق وفاقی وزیر کا کہنا تھا فضل الرحمان نے اگر لانگ مارچ کا اعلان کر دیا تو حکومت آگے نہیں جا سکے گی۔ خیال نہیں کہ چند روز قبل مولانا فضل الرحمان بھی اس بات کا انڈیا دے چکے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی احتجاج کریں گے اور پارلیمنٹ کے باہر بھی انتخابات میں ہونے والی ناانصافیوں کے خلاف آواز بلند کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے پارلیمنٹ میں اپوزیشن بینچوں پر بیٹھنے کا اعلان کر رکھا ہے اور انہوں نے اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، وزیر اعظم اور صدر کے لیے ہونے والے الیکشن میں بھی حصہ نہیں لیا تھا۔ ناصر باغ روڈ دھماکے میں ملوث اہم ملزمان گرفتار کر لیے گئے، جبکہ زخمی دہشت گرد کو بھی ہوش آ گیا۔ محکمہ انسداد دہشت گردی سی ٹی ڈی کے مطابق بورڈ بازار ناصر باغ روڈ پر گزشتہ روز ہونے والے دھماکے کی تحقیقات جاری ہیں، جبکہ دھماکے میں زخمی ہونے والے دہشت گرد کو ہوش آ گیا ہے، جس کا بیان قلم بند کیا جائے گا۔ ناصر باغ روڈ پر ہونے والے دھماکے میں ملوث ایک اہم ملزم کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ زخمی دہشت گرد کو بھی ہوش آ گیا۔ محکمہ انسداد دہشت گردی سی ٹی ڈی کے مطابق بورڈ بازار ناصر باغ روڈ پر گزشتہ روز ہونے والے دھماکوں کی تحقیقات جاری ہیں، جبکہ دھماکے میں زخمی ہونے والے دہشت گرد کو ہوش آ گیا ہے، جس کا بیان آج قلم بند کیا جائے گا۔ سی ٹی ڈی کا بتانا ہے کہ دھماکے کے اہم ملزم کو بھی گرفتار کر لیا ہے، جبکہ دھماکے کی جگہ سے ملنے والے شواہد کی بنیاد پر مختلف علاقوں میں چھاپے مارے گئے، جس دوران 3 مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا۔ سی ٹی ڈی حکام نے بتایا کہ دھماکے کی جگہ موٹر سائیکل مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے، جس کے باعث موٹر سائیکل اور موبائل فون سے تفتیشی ٹیم کو تحقیقات میں مدد نہ مل سکی۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز ہونے والے دھماکے میں 2 دہشت گرد ہلاک اور 1 زخمی ہوا تھا۔ دھماکہ دہشت گردوں کی جانب سے بارودی مواد منتقل کرتے وقت ہوا تھا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے اپنی بیٹی آصفہ بھٹو زرداری کو فرسٹ لیڈی بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ پیپلز پارٹی کے ذرائع کے مطابق آصفہ بھٹو زرداری کو خاتون اول کا درجہ دیا جائے گا۔ صدر آصف علی زرداری باضابطہ طور پر آصفہ بھٹو کو خاتون اول ڈکلیئر کریں گے۔ آصفہ بھٹو کو خاتون اول کا پروٹوکول دیا جائے گا اور وہ پہلی خاتون اول ہوں گی جو صدر کی بیٹی ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے اپنی صاحبزادی آصفہ بھٹو زرداری کو فرسٹ لیڈی بنانے کا اصولی فیصلہ کر لیا۔ پیپلز پارٹی کے ذرائع کے مطابق آصفہ بھٹو زرداری کو خاتون اول کا درجہ دیا جائے گا۔ صدر آصف علی زرداری باضابطہ طور پر آصفہ بھٹو کو خاتون اول ڈکلیئر کریں گے۔ آصفہ بھٹو کو خاتون اول کا پروٹوکول دیا جائے گا اور وہ پہلی خاتون اول ہوں گی جو صدر کی بیٹی ہیں۔ عام طور پر خاتون اول کا درجہ اہلیہ کو جاتا ہے۔ 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات کے لیے آصفہ بھٹو نے پیپلز پارٹی کے لیے ملک گیر انتخابی مہم چلائی اور اپنے بھائی بلال بھٹو زرداری کا بھرپور ساتھ دیا۔ 3 فروری 1993 کو پیدا ہونے والی آصفہ بھٹو زرداری پاکستان کی بڑی سیاسی جماعت پیپلز پارٹی کے سیاسی گھرانے کا حصہ ہیں۔ وہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو شہید اور پاکستان کے سابق صدر آصف علی زرداری کی سب سے چھوٹی بیٹی ہیں۔ آصفہ بھٹو بلال بھٹو زرداری اور بختیار بھٹو زرداری کی چھوٹی بہن ہیں۔ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی شہید ذوالفقار علی بھٹو اور ایرانی نیاد بشرت بھٹو کی نواسی اور شاہنواز بھٹو مرتضیٰ بھٹو کی بھانجی ہیں۔ وہ اپنے والد کے سب سے قریب رہیں۔ آصف علی زرداری کے جیل کے دنوں میں اور عدالتوں میں پیشی کے وقت بھی آصف علی زرداری کی گود میں ہمیشہ وہی نظر آتی تھیں۔ گزشتہ روز ایوان صدر میں حلف برداری کی تقریب میں بھی وہ اپنے والد کے ہمراہ ان کے بازو میں اپنا بازو ڈال کر چل رہی تھیں۔ لاہور پولیس نے پی ٹی آئی کارکنوں اور رہنماؤں پر توڑ پھوڑ کا مقدمہ درج کر لیا۔ مال روڈ پر پی ٹی آئی رہنما اور کارکنان کی گرفتاری کے معاملے میں تھانہ انارکلی میں پی ٹی آئی رہنما اور کارکنان کے خلاف دہشت گردی، اغوا کاری، کار سرکار میں مداخلت اور ہراساں کرنے سے دیگر سنگین دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔ لاہور پولیس نے پی ٹی آئی کے 38 کارکنوں اور رہنماؤں پر مال روڈ پر جلاؤ گھراؤ اور توڑ پھوڑ کا مقدمہ درج کر لیا۔ مال روڈ پر پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنان کی گرفتاری کے معاملے میں تھانہ انارکلی میں پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف دہشت گردی، اغوا کاری، کار سرکار میں مداخلت اور ہراساں کرنے سمیت دیگر سنگین دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔
मुकदमे में PTI रहनुमा हाफिज फरहत अब्बास, फौजिया, खुदैरा और हमीदा बीबी समेत 38 कारकुनान को नामजद किया गया है। FIR के मतन में कहा गया कि एहतजाज के दौरान हाफिज फरहत अब्बास कारकुनान को सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाने और जलाओ घिराव करने के लिए इश्तियाल दिलाते रहे। PTI कारकुनान ने सरकारी गाड़ी को भी नुकसान पहुँचाया। FIR में कहा गया कि हाफिज फरहत अब्बास ने 4-5 नामालूम साथियों समेत शदीद फायरिंग की। एक फायर सरकारी गाड़ी को भी लगा। हाफिज फरहत अब्बास ने साथियों के हमरा कांस्टेबल की वर्दी फाड़ी और इसे अगवा करने की कोशिश की, जिसे इस्तांबुल चौक से बाजियाब करवाया गया। FIR में मजीद कहा गया कि हाफिज फरहत अब्बास को काबू करके पुलिस ने पिस्तौल बरामद किया। गिरफ्तार 42 मुल्जिमान से डंडे और सोटे भी बरामद किए गए। साबिक सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि आइन की पासदारी के लिए जो मुनासिब था वो किया। आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलाना है तो चलाएं। मुल्क को जोड़ने के लिए जिसको जो मैंडेट मिला है उसे तस्लीम किया जाए। पाकिस्तान की बात करता हूँ और करता रहूँगा। गैर आइनी इक़दाम का इल्ज़ाम लगाने वाले अदालतों में जाएं। कि ये जो एक साइफर की बात निकली थी, क्या वो वाकई सही था? आपको इमरान खान ने दिखाया या नहीं? दूसरा, आज जिस पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि वो चोर है, आज आपने उनको हल्फ भी उठवाया है जरदारी साहब को, क्या कहेंगे? मैंने हल्फ नहीं उठाया। उन्होंने उठाया ना, आप नहीं, मैंने हल्फ नहीं उठाया। चीफ जस्टिस साहब वो वाला बता दें उसका क्या साइफर का। मैंने आज और परसों जब प्राइम मिनिस्टर साहब का आपने हल्फ सुना हो तो हल्फ के अंदर ये है, अगर मिनिस्टर हल्फ उठाता है तो मिनिस्टर ये कहता है कि कोई भी चीज़ जो मुझे राज पता चले, कोई बात ऐसी पता चले, तो प्राइम मिनिस्टर की इजाज़त के बगैर मैं उस राज को पब्लिक नहीं करूँगा। जब प्राइम मिनिस्टर हल्फ उठाता है तो प्राइम मिनिस्टर ये कहता है कोई भी चीज़ मुझे पता चले तो मैं जज करूँगा इस बात को कि मैं वो पब्लिक करूँ। अगर पब्लिक के इंटरेस्ट में उस बात को पब्लिक करना है तो मैं पब्लिक करूँगा। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने उसी बेसिस पर कहा। अच्छा, आप ये बताइए। नहीं, मेरा काउंटर सवाल है, इसको मंतिकी लेवल पर ले जाए। प्राइम मिनिस्टर ये हल्फ उठाता है कि कोई भी ऐसा राज मुझे पता चले, कोई भी ऐसी बात पता चले जो मैं समझता हूँ पब्लिक इंटरेस्ट में मैं उसको आया करूँ तो मैं करूँगा। अच्छा, अब इसको ओवरराइड कौन करेगा? मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स करेगा। कौन करेगा? मतलब उसका तो हल्फ यही है, आइन के मुताबिक हल्फ है कि जिस चीज़ को मैं समझता हूँ कि पब्लिक के सामने आया करूँ तो वो मैं करूँगा। साइफर फॉर एग्जाम्पल, तो उसका तो हल्फ ही यही है कि मैं डिसाइड करूँगा। साइफर देखा आपने या नहीं? जी, मेरे पास साइफर भेजा गया था। हाँ, अच्छा, जरूर मैंने देखा। रिहा होना चाहिए। आप ये समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान जो कशीदगी है वो खत्म हो चुकी है या किसी लेवल पे बातचीत चल रही है? आप ये समझते हैं? नहीं, मैं इस सिलसिले में कोई वो नहीं बात कहूँगा कि कोई बातचीत चल रही है, कुछ हो रही है। मैं समझता हूँ कशीदगी ख़त्म होना चाहिए। देखिए, बड़ी क्लियर बात है हम सब के लिए कि पाकिस्तान की फ़ौज मेरी फ़ौज है, पाकिस्तान के अवाम मेरे अवाम हैं, पाकिस्तान की सियासी जमातें मेरी सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान की सियासी जमातें वफ़ादार मुल्क हैं, है ना। इसमें कोई न गद्दारी की कैफियत है, न कोई ऐसी कैफियत है। ये बिलावजह इल्ज़ामात उठते रहते हैं, तो मैं तो जोड़ने की एतबार से बात कर रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि इस सब में, इस सारे मामलात के अंदर बेहतरीन हल है। मैं आप लोगों के सामने मिसाल देता रहता हूँ कि कोविड के अंदर पाकिस्तान ने तीसरे नंबर पर आया दुनिया में हल करने में। उसकी वजह क्या थी कि फ़ौज और सिविलियन हुकूमत यकजा हो गए। उसकी वजह ये थी कि सब ने मिलकर काम किया और दुनिया में तीसरे नंबर पर आप आ गए यार। स्पेन और सारा यूरोप तबाह हो गया, यहाँ हिंदुस्तान में लोग मरते रहे। तो मेरा अभी भी वही प्रिस्क्रिप्शन है, ट्राइड एंड टेस्टेड प्रिस्क्रिप्शन है कि जिसमें पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की। तो अभी भी मुल्क को जोड़ लिया जाए, ये मुल्क अचानक तरक्की करेगा। आरिफ अलवी साहब, खबर शामिल करेंगे आलमी उफक से और बात करेंगे अक़वाम के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की, जिन्होंने माह रमजान में गाजा जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। एक बयान में एंटोनियो गुतेरेस का कहना था कि मुसलमानों का अमन और सलामती फैलाने वाला माह मुक़द्दस रमजान शुरू हो गया है। माह मुक़द्दस में भी गाजा में बमबारी, खून रेजी और हलाकत खेजी जारी है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने मुतालबा किया कि माह रमजान का एहतराम करते हुए गाजा में जंगबंदी की जाए। एंटोनियो गुतेरेस का कहना था कि गाजा में इमदाद की रसाई में हायल रुकावटें दूर होनी चाहिए और गाजा से फौरी तौर पर जंगवालियों की रिहाई भी मुमकिन बनाई जाए। My strongest appeal today is to honor the spirit of Ramadan by silencing the guns and removing all obstacles to ensure the delivery of life-saving aid at the speed and massive scale required. My strongest appeal today
is to honor the spirit of Ramadan by silencing the guns and removing all obstacles to ensure the delivery of life-saving aid at the speed and massive scale. My strongest appeal today is to honor the spirit of Ramadan by silencing the guns and removing all obstacles to ensure the delivery of life-saving aid at the speed and massive scale required. My strongest appeal today is to honor the spirit of Ramadan by silencing the guns and removing all obstacles to ensure the delivery of life-saving aid at the speed and massive scale required. इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी सदर जो बाइडेन की जानिब से खुद पर किए गई तनकीद को गलत करार दिया है। नेतन्याहू ने अमेरिकी सदर बाइडेन के बयान को मुस्तरद करते हुए कहा कि अमेरिकी सदर बाइडेन की तनकीद गलत है। इस्राईल के शहरी हमास के तमाम तर बकाया बटालियन के खात्मे की हमारी कार्रवाइयों की हिमायत करते हैं। इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा कि फ़लस्तीनी रियासत हमारे गले डालने की कोशिशों को हम मुस्तरद करते हैं। इस्राईल ये बात समझता है कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो इस्राईल पर 7 अक्टूबर जैसे हमले बार बार होंगे। अमेरिकी सदर को जवाब देते हुए इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आखिरी चीज जो करनी चाहिए वो जंग के बाद गाजा पर फ़लस्तीनी अथॉरिटी की हुकूमत इस्राईल की इजाज़त है। सदर बाइडेन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू इस्राईल को फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। और अब खबर शामिल करेंगे खेलों की दुनिया से। कैंगरूज ने कीवीज को दूसरे टेस्ट में भी शिकस्त देकर सीरीज अपने नाम कर दी। ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को दूसरे टेस्ट में 3 विकेटों से शिकस्त दे दी। मेहमान टीम ने 289 रन का हदफ 7 विकेटों पर हासिल करके सीरीज 2-0 से जीत ली। हदफ के तआक्कुब में ऑस्ट्रेलिया की 5 विकेटें 80 रन पर गिर चुकी थी, जिसके बाद मिचेल मार्श और एलेक्स कैरी ने जिम्मेदाराना बैटिंग का मुजाहिरा किया। एलेक्स कैरी नाकाबिले शिकस्त 98 रन बना चुके, जबकि मिचेल मार्श 80 रन बनाकर आउट हुए, जबकि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पेट कमिंस भी 32 रन बनाकर नॉट आउट रहे। न्यूजीलैंड की टीम पहली इनिंग में 162 रन बनाकर आउट हो गई थी, जबकि ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली इनिंग में 256 रन बना पाई। दूसरी इनिंग में मेजबान टीम न्यूजीलैंड ने 372 रन बनाए और मेहमान टीम ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 289 रन का हदफ दिया, जो उन्होंने 7 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया।